आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं हरनीत आंटी को। हरनीत आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ आप लोगों के साथ। गुरु जी, थैंक यू वेरी मच कि आज मुझे ये मौका दिया आपने सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली की ये यात्रा गुरु जी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी, जब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी को जैसे ही माथा टेकने लगी थी, तो टेका भी नहीं था, टेकने लगी थी, तो गुरुजी ने कहा, अरे इन्हों तो मैं जानदा, एदे फादर नू मैं मिलिया होया। मेरे को एकदम हैरानगी होगी। मैं गुरुजी की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी कि मैंने तो कभी गुरुजी को कभी देखा ही नहीं था, ना कभी मिली थी मैं कभी गुरुजी से। गुरुजी मुझे कैसे जानते हैं? गुरुजी ने मुझे अपने चरणों के पास बिठा लिया और हमने चाय प्रसाद, उसके बाद लंगर भी किया। और सारा टाइम मैं गुरुजी की तरफ देखती रही कि गुरुजी ने कब, कहा, मैं कब गुरुजी से मिली, कैसे मिली, किस दिन मिली थी। पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ मिली गुरुजी से और मेरे फादर कहाँ मिले, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और उनको वैसे भी कोई गुरुओं में कोई विश्वास नहीं था, ना वो जाते थे। हम सरदार फैमिली से हैं, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब के अलावा किसी और चीज में मेरे फादर मानते ही नहीं थे। पर उस दिन जब गुरुजी के पास बैठ के एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि लगा जैसे पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ, कोई अच्छी जगह है। पर सारा टाइम गुरुजी की तरफ देखती रही, पूरे टाइम उनकी तरफ ध्यान जाता रहा कि गुरुजी कैसे बैठे हुए हैं, कैसे लोगों को देख रहे हैं, सबको कैसे देख रहे हैं। एनीवे, लंगर खाया, गुरुजी ने आज्ञा दी, बोला घर जाओ, घर चले आए। पर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर एक ऐसी खिंचाव सी पड़ गई कि मैंने अपने अंकल से बोला कि चलो आज फिर गुरुजी के चलते हैं। तो वो बड़े हैरान से मेरे को देखने लगे कि वाकई तुम्हें जाना है? मैंने कहा हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक खिंचाव सा है, मुझे दिल है मेरा, मेरे को वहां जाना है। और बस ऐसे ही गुरुजी ने हर हफ्ते हमें अपने शरण में बुलाना शुरू कर दिया। हम हफ्ते में एक दिन बस जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सर्विस में थे, अंकल सर्विस में थे, तो इसलिए उन्होंने कहा देखो फ्राइडे के दिन जा सकते हैं, वैसे किसी दिन नहीं और जा सकते। और गुरुजी ने भी बुलवा के किसी से हमें मैसेज भेजा कि आंटी को बोलो कि सिर्फ फ्राइडे के दिन ही आए करें। अब ये जो हमारी बातें हुई थी, ये घर में ही हुई थी, गुरुजी के सामने तो नहीं हुई थी, पर गुरुजी जैसे जानते थे सब कुछ, उन्होंने फ्राइडे का दिन ही फिक्स कर दिया और हम हर फ्राइडे को गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मौका लगा कि चलो घूम के आ जाते हैं। चल पड़े नैनीताल। ना गुरुजी से बात करी, ना कुछ बोला, चल दिए हम भी। वीकेंड था, गाड़ी उठाई और नैनीताल चले गए। अब जैसे अंकल ने बोला कि नहीं, बुकिंग वगैरह सब करी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। हम दो फैमिलीज थी, चलेंगी नैनीताल। जैसे ही नैनीताल पहुंचे और हम जहां हमने ठहरना था, रात की बुकिंग थी हमारी, वहां पहुंचे तो वो लोग कहने लगे कि जी आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है, आपका हमारे को कोई मैसेज नहीं आया, कोई लेटर नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है। हम बड़े हैरान, अंकल भी बड़े परेशान, उनके फ्रेंड भी, दोनों बहुत परेशान। अब दो फैमिलीज, 4 बच्चे, रात को नैनीताल में कहाँ जाएं, किधर जाके रहें। और पता नहीं क्यों मन में एकदम गुरुजी का ख्याल आया। और अभी कुछ ही महीने हुए थे हमें गुरुजी के पास जाते हुए, तो हम ऐसे कुछ गुरुजी के साथ बहुत जुड़े भी नहीं थे। ये उन दिनों की बात है जब हम गुरुजी के पास जाते जरूर थे, पर वैसे एक गुरुजी के साथ जुड़े नहीं थे हम टोटली, जैसे
पूरा सरेंडर नहीं था गुरु जी को। पता नहीं क्यों मन में गुरु जी का ख्याल आया और मैंने गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया कि गुरु जी प्लीज हेल्प करो, गुरु जी कुछ करो, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 बच्चे छोटे छोटे, 2 फैमिली, हम किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। और जैसे गुरुजी ने लगता है आवाज, मेरी पुकार जो थी, एक अरदास थी, वो सुन ली। और एकदम जहां हम रह रहे थे गेस्ट हाउस में, एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से मेरी कॉलेज की फ्रेंड बाहर निकलती है, बड़े हैरान मिलके उसको। और वो मुझसे पूछती है कि तुम क्या हो गया, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। मैंने कहा हमारे पास रहने की जगह नहीं है ना, गेस्ट हाउस है, कुछ जगह नहीं है। कहती क्यों फिक्र कर रही है, मेरे पास है ना, मेरे हस्बैंड तो यहाँ के इंचार्ज हैं, तो उनको तो 3 रूम का सेट मिला हुआ है, तुम लोग 2 कमरे ले लो, हम 1 कमरे में रह लेंगे। वो दिन और आज का दिन संगत जी, जब भी हम कहीं भी बाहर निकले या कोई ट्रिप प्लान किया या कहीं भी किसी हॉलीडे के लिए गए या कहीं भी गए, बगैर गुरुजी की आज्ञा ले एक बना ही लिया कि गुरुजी को पहले आज्ञा दे के, आज्ञा लेके, उनसे, उनको बता के, उनसे आज्ञा लेके तभी कहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और वो ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। गुरुजी के पास आए और जैसी माथा टेका, गुरुजी ने मुस्कुरा के देखा, कुछ बोला नहीं, पर मुस्कुराते रहे जब हमने आके माथा टेका उनके चरणों में। तो एक अंदर से फीलिंग आई कि गुरुजी समझ गए थे और गुरुजी ने पुकार सुनी थी और उन्होंने मदद भी करी उस दिन। ऐसे ही हमारी उसके बाद एक टाइम था जब हम सोचा था कि चलो सब लोग जाते हैं अब्रॉड, हम भी हो आए, चले जाएं कहीं घूमने। गर्मियों की छुट्टियां थी, प्लान किया कि भाई आज्ञा भी ले ली गुरुजी से, वीजा भी दे दिए स्टैंप होने के लिए, सारी बुकिंग्स भी हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब टिकटें भी आ गई, रहने की जगह भी सेटल हो गई, लंदन में कहाँ जाए के रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, किधर रुकेंगे, पूरी डिटेल में पूरा ट्रिप का पूरी प्लानिंग हो गई। और जाने के दिन नजदीक आने लगे, पर वीजा जो वैसे 2 हफ्तों में आ जाता था, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों में, वीजा का कहीं नामो निशान ही नहीं था। बहुत घबराए, बहुत सोचा कि क्या हो गया गुरुजी। आप बहुत अरदासें करी गुरुजी के कमरे में खड़े होके, गुरुजी के सामने, कि गुरुजी पहली बार बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर, बच्चे भी बड़े कीन हैं, बच्चे भी बहुत जाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से पूरी प्लानिंग हुई है, सब कुछ हो गया है गुरुजी, सारी बुकिंग्स हो गई हैं, पर वीजा नहीं आ रहा, गुरुजी क्या हो गया। संगत जी, फ्राइडे मंडे रात की फ्लाइट थी और फ्राइडे शाम तक हमारा वीजा नहीं आया। बहुत उदास, आंखों में आंसू टपक रहे थे, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के खड़े कि गुरुजी अब क्या करें, वीजा नहीं है, मंडे को कैसे फ्लाइट लेंगे। कुछ नहीं, अंकल ने कहा कि देखो अब तो कुछ कर नहीं सकते, वीजा आया नहीं है। उन्होंने बुकिंग सारी कैंसिल कर दी सब जगह, जहां जैसे आज लास्ट डे है, फ्राइडे का दिन है, आज रात को बुकिंग कैंसिल करेंगे तो पैसे कुछ बच जाएंगे, नहीं तो जितने पैसे डालें सब चले जाएंगे। बहुत उदास, सब कुछ कैंसिल कर दिया। वीजा का मंडे भी आ गया। इतनी अरदास थी कि शायद गुरुजी कुछ मिरेकल करेंगे, कुछ करेंगे, मंडे को शायद मॉर्निंग में वीजा आ जाए और हम चले भी जाएं, फिर भी चले जाएं, पर नहीं हुआ। बहुत अपसेट, बहुत उदास कि गुरुजी ये क्या किया आपने, क्यों किया ऐसा हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आया, बल्कि समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा। एनीवे, अब गुरुजी की मर्जी, नहीं भेजना था गुरुजी ने हमें, बच्चे बड़े उदास थे, बल्कि सबको लगा बहुत बुरा, पर जैसे नॉर्मल हम अपने नॉर्मल कामों में लग जाते हैं, उसमें बिजी हो गए। थर्सडे का दिन था, जैसे मंडे को हमने फ्लाइट लेनी थी, थर्सडे का दिन था,
मैं अपने स्कूल में गई हुई थी। जब घर वापस आई तो देखा मेरी जो कार थी उसका एक्सीडेंट हुआ है। घर के नीचे खड़ी हुई है कार और पूरी तरह टूटी पड़ी है। हैरान परेशान भागती हुई ऊपर आई स्कूल से। जब वापस आई, घर में घुसते ही देखा तो अंकल के सिर पे बैंडेज बंधा हुआ था। बेटी को कुछ हल्की सी चोट लगी हुई थी। मुझे तो देख के एकदम जैसे कहते हैं हैरान होगी कि ये क्या हुआ गुरुजी, ये क्या हो गया घर में। अंकल ने बताया कि मैं ना बेटी को छुट्टी थी तो इसलिए बेटी को ड्राइविंग सिखा रहा था। उसको पता नहीं लगा, उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर पे पहिया रख दिया, एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी जाके सीधा बुलेट की तरह निकली और जाके दीवार में लग गई। अंकल ने बेटी को बचाने की कोशिश करी तो वो, क्योंकि सीट बेल्ट दोनों ने नहीं पहनी हुई थी, वो बेटी और विंडस्क्रीन के बीच में उन्होंने अपने आप को ले आए गाड़ी को रोकने की कोशिश करने में, तो उनको चोट आई। हॉस्पिटल गए, अंकल की चोट वोट पूरी, स्टिचेस वगैरह लगे, काफी देर लग गया हॉस्पिटल में। जब घर वापस आई, बेटी को जाने से पहले चेक किया तो बड़ी बेटी को कोई चोट सच कोई मतलब कोई कहीं से दिख नहीं रहा था कि उसको कहीं पे चोट आई। वो बिल्कुल ठीक थी, हल्की सी मतलब स्क्रैच वगैरह कोई आया हुआ था पर वो वैसे ठीक थी। जैसे ही हम हॉस्पिटल से वापस आए, वो बिस्तर पे बैठी हुई थी बेड पे और उसने रोना शुरू कर दिया। से क्यों हो गया, तुम क्यों रो रही हो? कहती है आपको पता है मम्मी आज हमने कहाँ होना था? मैंने भी पूछा, मैंने कहा कहाँ होना था हमने? कहती आज ही आपने थर्सडे के दिन ही प्लान किया था कि लंदन में पापा गाड़ी चलाएंगे और हमने लंदन से बाहर ट्रिप प्लान किया हुआ था। आप नहीं मानोगे जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि गुरुजी ने वीजा इसलिए नहीं दिया क्योंकि गुरुजी को पता था कि कोई कष्ट आने वाला है हमारे ऊपर, और गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि ये कष्ट हमें किसी और कंट्री में आए, किसी और जगह पे आए जहां पे हमारे को देखने वाले, हमारे हेल्प करने वाले कोई भी ना हो। तो इसलिए गुरुजी ने यही, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, गुरुजी सब कुछ जानते थे और हम आम नियर मॉर्टल्स हैं, हमें तो सिर्फ जो आज है या कल का भी नहीं पता होता, जो आज है अभी है हमें तो वही चाहिए होता है कि अभी चाहिए, ये चाहिए बस हमें। उस दिन से हमने गुरुजी बहुत शुक्रिया किया कि गुरुजी आज आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से लंदन में बचा लिया, बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया हमें। उसके बाद कुछ महीनों के बाद आप, क्योंकि वीजा 2 हफ्तों में वीजा आ गया हमारा, अगले 2 हफ्तों में। अब क्योंकि वीजा 3 महीने के लिए होता है लंदन का, 3 या 6 महीने के लिए, तो अंकल ने कहा प्लान ही कर लेते हैं, अब चले ही जाते हैं। फिर प्लानिंग करी। जाने से एक दिन पहले मंदिर गए, गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी जा रहे हैं, फ्लाइट लेने लगे हैं अभी रात की। उस दिन जब मैंने और मेरी बेटी ने लंगर किया तो मेरी बेटी के साइड जो उसने रोटी उठाई उसमें ओम लिखा हुआ था, आया हुआ था। मैंने कहा बेटा आज इस बार तो गुरुजी ने पूरी तरह ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि जाओ, जैसे गुरुजी कहते थे ऐश कर, जा ऐश कर। मैं कहा गुरुजी ने वाकई ओम वाला प्रसाद देके हमें ऐश करने को बोल दिया। चले गए, पहुंच गए लंदन, बहुत खुश। पता लगा लंदन में भी सत्संग हो रहा है, थर्सडे का ही दिन था, सत्संग है लंदन में। हमने कहा जरूर जाएंगे, अगर यहां आके भी अगर गुरुजी के शरण में जा सकते हैं तो क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। जैसे लंदन में मेट्रो ही सारे यूज करते हैं आगे पीछे जाने के लिए, हमने भी मेट्रो पकड़नी थी। मुझे वो दिन याद है, हम बेकर स्ट्रीट स्टेशन पे खड़े थे और मेरे अंकल ने कभी भी किसी से कभी पूछा ही नहीं कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, मेट्रो किस स्टेशन जाएगी। पता नहीं उनके मन में क्या आया। एक लड़की बैठी हुई थी, नॉर्मली लंदन के मेट्रो स्टेशन पे कोई बैठा भी नहीं होता, ये लड़की साइड में एक पिलर के पास थोड़ी सी जगह थी, उधर बैठी हुई थी। तो अंकल ने उससे पूछा ये मेट्रो फिंचले रोड जाएगी? ना उस लड़की ने ऊपर देखा, ना उसने कोई जवाब दिया।
और मैंने बोला भी, मैंने कहा आप क्यों पूछते हो लोगों से, यहाँ पे लोग ना जवाब देते हैं ना कुछ बताते हैं, इतने हेल्पफुल नहीं है। इतने में ट्यूब आ गई। हम लोग, अंकल ने फिर ट्यूब में जो खड़े थे उनसे फिर पूछा, ये जाएगी फिंचले रोड? उन्होंने बोला हाँ। और अंकल ट्यूब में चढ़ गए। उनको देख के मैं भी चढ़ गई और मेरी छोटी बेटी भी। अब मेरी बड़ी बेटी बेचारी, क्योंकि उसको श्योर नहीं था कि ये जा रही है या नहीं जा रही है, देखते देखते ट्यूब के दरवाजे बंद हो गए और वो बेटी रह गई स्टेशन पे, और हम ट्यूब में निकल गए आगे। हम अंदर और वो बाहर। हमें तो पता नहीं लगा ये हुआ क्या। गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, बेटी वहां रहेगी। घबराहट से कुछ समझ ही नहीं आए हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे किसको बोले, क्या करें। अंकल के मन में आया, कहते मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर रहा हूं, मैं वापस जाता हूं, आप लोग सीधा जाओ जहां हमने जाना था डेस्टिनेशन पे, फिंचले रोड, वहां जाइए, मैं उतर के बेटी को लेके आता हूँ। ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतरे, उन्होंने वापसी की ट्यूब ली, पहुंच गए बेकर स्ट्रीट। जब वहां पहुंचे तो स्टेशन पे बेटी थी नहीं। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इन्होंने कहा बेटी गई तो कहाँ गई एकदम। अब प्रॉब्लम ये थी कि दो बेटी के पास मोबाइल था, पर जो लंदन वाले नंबर थे वो बच्चों को पता ही नहीं थी। उनको हमारे नॉर्मल इंडियन नंबर्स पता थे, लंदन वाला नंबर ही नहीं पता था उनको मोबाइल पे। और सिर्फ मोबाइल लंदन वाला सिर्फ मेरे अंकल के पास था या मेरे पास था वो नंबर। एनीवे उन्होंने वहां से लोगों से, कुछ जो लोग आ रहे थे, कुछ पूछा, कहीं किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी ट्यूब्स आती हैं और लोग चढ़ते जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता पहले कौन था यहाँ पे। उन्होंने, वो दौड़ते हुए ऊपर गए, उन्होंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा आप ऑफिशियल से जाके पूछो। उन्होंने कहा देखो हम वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकते हैं कि वो लड़की कहाँ थी, पर वो हम कुछ स्टेशन तक की दिखा सकते हैं, उसके बाद की नहीं दिखा सकते, हमें पता ही नहीं। मैं और मेरी छोटी बेटी हम पहुंच गए फिंचले रोड। वहां पे बेंच पे बैठे हुए हम लोग, घबराहट से जान निकली जा रही है कि पता नहीं बड़ी बेटी मिली नहीं मिली, क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं। गुरुजी का नाम ले जाए और गुरुजी के आगे अरदासें करी जाएं कि गुरुजी प्लीज किसी तरह उसको बचा लो या उसको मिला दो, कुछ तो करो गुरुजी आप। ऐसे ही दो, एक या दो ट्यूब्स हमारे सामने से निकली और एकदम तीसरी ट्यूब जैसी आई तो मेरी छोटी बेटी कहती है मम्मी वो देखो। और वहां देखा तो मेरी बड़ी बेटी चल के हमारी तरफ आ रही थी। मेरे को तो आज भी वो दिन याद है कि कैसे, मतलब आंखों से ना आंसू रुके ना खुशी रुके, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। अंकल को फोन लगाया, अंकल का फोन ना लगे, फिर वॉइस मेल भेज दी कि भाई बड़ी बेटी पहुंच गई है, दीपशिका ठीक है, बिल्कुल पहुंच गई है, हमारे पास है, आप जैसे भी हो नेक्स्ट ट्यूब लेके यहां पहुंच जाओ, आपकी वेट कर रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद जब इनको मैसेज मिला, ये आए, इन्होंने बताया कि इन्होंने ऊपर गए ऑफिशियल से, इन्होंने पता किया कहाँ है, कुछ पता नहीं लगा। वो कहते हैं उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो देखा कि बेटी ट्यूब के अंदर जा रही है, बस इतनी थी। ये भी घबराहट से परेशान थे, पर क्योंकि मैसेज पे थोड़ी देर में मिल गया कि वो मिल गई है। सॉरी। जब बेटी से पूछा तुम कैसे आई, तुम यहां कैसे पहुंची, फिंचले रोड कैसे पहुंची, कहते जब आप सब ट्यूब में थे, आप लोग निकल गए, तो कहती मैंने तो, मेरे गले में लॉकेट था गुरुजी का, कहती मैंने गुरुजी का लॉकेट पकड़ा और रोना तो निकल ही रहा था। मैंने कहा गुरुजी किसी तरह मुझे तो बचाओ, मैं मम्मी पापा को कैसे मिलूंगी। तो कहती मैं गुरुजी का लॉकेट लेके, बस वो जो लेडी जिनको मेरे अंकल ने पूछा था कि ये फिंचले रोड जाएगी, उसने मेरी बेटी को हाथ दिया। शायद वो गुरुजी थे, उस रूप में आए थे। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी जहां तुम्हारे पेरेंट्स गए हैं। उसने मेरी बेटी को अपने साथ ट्यूब में बिठाया और जैसे ही फिंचले रोड पहुंचे, उसी ने मेरी बेटी को बोला वो देखो तुम्हारी मदर बैठी हुई हैं, जाओ उनके पास, और उसको ट्यूब से उतारा। अब ये कौन कर सकता है संगत जी, गुरुजी के अलावा कोई नहीं ये कर सकता।
क्योंकि उस लड़की ने ना ऊपर देख के हमारी शक्लें देखी, ना उसने हमें जवाब दिया, ना उसने हमारी तरफ देखा भी, ना उसे पता हम कौन थे। पर उसने फिर भी मेरी बेटी की जान बचाई, उसने मेरी बेटी को हमसे मिलाया। इस गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ गुरुजी थे उस रूप में, उस लड़की के रूप में, जिन्होंने मेरी बेटी को उस दिन, पता नहीं क्या हो जाता हम उस दिन, पर गुरुजी ने दीपशिखा मेरी बेटी को बचाया। ऐसे संगत जी बहुत बहुत गुरुजी की मेहर रही है मेरी फैमिली पे, बहुत बहुत कृपा रही है उनकी, बहुत बहुत ज्यादा। मुझे याद है मेरी छोटी बेटी की, एक दिन गुरुजी के मंदिर में बैठे हुए थे, छोटी बेटी ने एक बहुत अच्छे स्कूल में अपना टेस्ट दिया कि उसकी एडमिशन वहां हो जाए। बड़ी गुरुजी के मंदिर में जाके गुरुजी के सामने बड़ी अरदासें करी कि गुरु, अब मन ही मन में कि गुरुजी आप, पता है आप मन की बात सुनते हो, आप मन जो मन में होता है आप पूरा कर देते हो, बेटी को स्कूल में एडमिशन दिला दो। जब रिजल्ट आया तो बेटी का नाम ही नहीं था। उस दिन गुरुजी के मंदिर गए, फ्राइडे का दिन था, गुरुजी बैठे हुए थे सिंहासन पे। मैं गुरुजी को देखी जाऊं और रोई जाऊं, और मन में यही प्रश्न पूछी जाऊं। हिम्मत तो थी नहीं कि गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी आपने मेरी बेटी को एडमिशन क्यों नहीं दिलाया। पर मन में रोई जाऊं, आंखों से आंसू निकली जाए और मन में प्रश्न करी जाऊं कि गुरुजी क्यों आपने स्कूल में नहीं उसको एडमिशन कराई, जब मेरी बड़ी बेटी जाती है तो छोटी को क्यों नहीं उसमें एडमिशन कराई। क्या रीजन है गुरुजी, आपने इसकी एडमिशन को, कितने बच्चों की हुई है पर मेरी बेटी की क्यों नहीं हुई। नहीं समझ आया, पर हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी से जाके पूछूं कि गुरुजी आपने क्यों नहीं करी। माथा टेका, घर आ गए, बेटी दूसरे स्कूल में जाने लग गई। अच्छा कर रही थी, ठीक कर रही थी, पढ़ रही थी, पर मन में वो जरूर था कि गुरुजी ने इस स्कूल में क्यों नहीं, इस अच्छे स्कूल में क्यों नहीं कराई इसकी एडमिशन। पर जैसे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी हर चीज, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी प्लानिंग गुरुजी को पता होती है, गुरुजी जानते हैं। और हमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। कुछ सालों में मेरी बेटी की गुरुजी ने ही पता नहीं कहां से, उसने एक हॉस्टल में एडमिशन टेस्ट दिया, उसकी एडमिशन हो गई हॉस्टल में। अब देखिए गुरुजी ने कैसे उसकी जिंदगी को एक्चुअली चार्टर करना चाहते थे, उसकी जिंदगी का एक रुख बना रहे थे गुरुजी, कि अगर वो उस स्कूल में, दिल्ली वाले स्कूल में हो जाती तो वो कभी बोर्डिंग में जाती ही नहीं। पर गुरुजी ने उसको बोर्डिंग में डाला, और ये नहीं कि सिर्फ बोर्डिंग में उसने अच्छा किया, और गुरुजी ने उससे नेशनल्स खिलवाए। स्कूल में से सिर्फ वही लड़की और एक और बच्चा कितने सालों में पहली बार बास्केटबॉल के नेशनल चैंपियनशिप्स में जाना शुरू करा। उस लड़की ने, गुरुजी ने उसको नेशनल्स के सर्टिफिकेट्स दिलवाए, उसको ट्रेनिंग, नेशनल्स के सर्टिफिकेट्स, ये सब दिलवाया उसको। और इतना भी नहीं कि जब वो दिल्ली आए, जब उसकी कॉलेज में एडमिशन होनी थी दिल्ली में, तो उसने दिल्ली के बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अप्लाई किया। तो बिकॉज उसके पास नेशनल्स के सर्टिफिकेट थे, उसको ये चॉइस थी कि मैं ये कॉलेज ज्वाइन करूं या मैं वो कॉलेज ज्वाइन करूं। सो मच सो संगत जी, उसने स्टीफन जैसे कॉलेज को भी रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए मम्मा, नहीं इसमें जाऊंगी, मेरे को जो कॉलेज चाहिए मैं उसी में जाऊंगी जो मेरे सब्जेक्ट्स का मुझे देगा, मैं उसमें एडमिशन लूंगी। मैं यही बात दोबारा कह रही हूं कि गुरुजी ने उसकी एडमिशन बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में फ्रेज है केक वॉक, मतलब बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ, मतलब हर चीज अपनी जगह पे जैसे बैठती गई, हर चीज अपनी जगह पे आती गई, और उसकी एडमिशन्स का प्रोसेस बहुत सिंपल तरीके से हो गया। सो मच, इतना भी कि जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट करी, उसकी प्लेसमेंट होनी थी, हमें फिक्र थी। और हमने उस दिन ऐसे ही घर में एक सत्संग रखा था, हमें पता नहीं था कि उस दिन उसका रिजल्ट आना है प्लेसमेंट का।
और शाम को बेटी ने बताया सत्संग में ही कि मम्मा मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे नौकरी मिल गई है, प्लेसमेंट हो गई है मेरी। तो आप मानोगे कि गुरुजी में भी, मतलब गुरुजी को उसका आगे चल के उसने क्या करना है, उसने क्या बनना है, क्या अचीवमेंट्स हैं उसकी, वो सब का गुरुजी को पता था। इसलिए शायद उस दिन गुरुजी ने उस बच्चे की एडमिशन उस स्कूल में नहीं कराई, क्योंकि उन्हें सब रास्ता पता था, सब कुछ पता था। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करूंगी जहां गुरुजी की मेहर, जिससे गुरुजी ने ना पूरी फैमिली को, हम सबको एक बहुत बड़े हादसे से बचाया। हम जैसलमेर के लिए अपनी गाड़ी में जा रहे थे। जयपुर जाते हुए रास्ते, भी तो जयपुर ही जा रहे थे, जब रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर गाड़ी के टैंक को लग गया। हमें ये पता नहीं था कि अभी गाड़ी के टैंक में होल हो गया है हमारी, और फ्यूल गिरता जा रहा था गाड़ी में से। हम हाईवे पे थे, दिल्ली और जयपुर के हाईवे पे। गाड़ी अंकल नॉर्मल स्पीड पे चला रहे थे, 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। सडनली एकदम अंकल ने देखा कि गाड़ी का टैंक में फ्यूल जो था वो कम होता जा रहा है। रोक के देखा तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के टैंक में से फ्यूल गिरता जा रहा है नीचे सड़क पे। अब हम ऐसी जगह, रात का समय, शाम होती जा रही थी, रात का समय हो रहा था। जब तक हमने नोटिस किया ये कि फ्यूल गिर रहा है गाड़ी में से, टैंक में से निकल रहा है, हमारे को रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था। क्योंकि कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था, इसलिए घबराहट और ज्यादा होने लगी कि गुरुजी अगर गाड़ी रुक गई तो आधी रात को कौन हमारी मदद करेगा, हम कहां से, पहले तो टैंक में फ्यूल कहां से भराएंगे और जयपुर कैसे पहुंचेंगे। अंकल ने कहा मैं गाड़ी तेज भगा रहा हूं। अब आप ये रिस्क समझ सकते हैं कि गाड़ी में से पेट्रोल निकलता जा रहा है और आप गाड़ी और भी तेज चला रहे हैं। फ्रिक्शन से गाड़ी को आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहां फ्यूल की नीडल बिल्कुल जैसे कहते हैं रिजर्व पे आ रही थी। रास्ते में हाईवे पेट्रोल वाले पुलिस मिली, उनसे पूछा कि कितनी दूर है यहाँ से पेट्रोल पंप। उन्होंने कहा यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे अभी एक पेट्रोल पंप है। अंकल ने कहा फ्यूल तो है ही नहीं हम वहां तक पहुंचने के लिए। पता नहीं कैसे गाड़ी कहां कैसे उड़ी, किस स्पीड से गई, पर जब हम गाड़ी जब चलती जा रही थी, नीडल वॉज एम्प्टी पे नीडल थी, पर गाड़ी फिर भी चल रही थी हमारी। हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे, अंकल ने पूरा टैंक फुल कराया, क्योंकि अभी भी जयपुर में जाना, अंदर एंटर करना, जब तक हम किसी के, जहां हम रह रहे थे वहां तक पहुंचना, इसे पता नहीं कितना बड़ा होल है, कितने टैंक में से पानी फ्यूल निकलता जा रहा है, कितना होगा। उस पेट्रोल पंप पे भी जब वो भर रहे हैं, नीचे से जैसे नलका होता है वैसे फ्यूल निकलता ही जा रहा है, जो अंदर डाल रहे हैं वो निकलता ही जा रहा है। फिर भी अंकल ने टैंक पूरा भरवाया, और वहां से हमने, जैसे कहते हैं ना रेसिंग कार नहीं होती, उस स्पीड में अंकल ने गाड़ी चलाई, और जिस जगह पे हमने पहुंचना था वहां पहुंचे। और जैसी गाड़ी रोकी उस जगह पे, सामने एक शिव जी की एक पोस्टर लगा हुआ था। मैंने कहा देखो आज गुरुजी ने खाली गाड़ी, बगैर फ्यूल के गाड़ी भी चला दी, गाड़ी के टैंक में होल होने के बावजूद भी गुरुजी ने हमें जयपुर पहुंचा दिया। इससे ज्यादा और क्या चमत्कार गुरुजी हमारे साथ कर सकते थे, हमारी जिंदगी कैसे बचा सकते थे। दो यंग गर्ल्स हमारे साथ गाड़ी में, अगर गाड़ी हाईवे पे रुक जाती, हमें बचाने वाला तो कोई भी नहीं था उस वक्त। तो गुरुजी ने हमारा, जैसे कहते हैं ना, सिर पे हाथ रखा, और गाड़ी जैसे उड़ती गई, बगैर फ्यूल के गाड़ी उड़ती गई और जयपुर पहुंच गई। ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं जो गुरुजी ने हम सबको, जहां हमें सबको बख्शा है, हमें हमारे ऊपर हाथ रखा है सिर के ऊपर। सो मच सो, संगत जी जब
मेरे को याद है मेरे फादर एक दिन बहुत बीमार हो गए। मेरे फादर नॉर्मली हेल्थ में अच्छे ही रहते थे। वो गुरुजी के पास आए पर उन्हें गुरुजी पे ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो चंडीगढ़ में थे। तो मेरी मदर का फोन आया कि आप फेंट हो गए हैं फादर, खड़े चेयर से उठे हैं और गिर गए हैं। तो मैं क्योंकि चंडीगढ़ जा नहीं सकती थी उन दिनों में, तो मैंने कहा आप ऐसे करिए, आप, ये थर्सडे का दिन था, मैंने कहा आप सैटरडे की ट्रेन पकड़ो और आप दिल्ली आ जाओ प्लीज शताब्दी से। और मैंने कहा फिक्र मत करना, मैं आपकी टिकटें करा दूंगी। जैसे ही मैंने बुकिंग देखनी शुरू करी, कोई सीट ही नहीं थी। शताब्दी वॉज फुल, सैटरडे इवनिंग शताब्दी फुल थी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने ख्याल दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको फोन किया क्योंकि बहुत पहले उसने कहा था कि मैं रेलवे में किसी को जानती हूँ। मैंने कहा मुझे अर्जेंटली 2 टिकट्स चाहिए चाहिए सैटरडे की दिल्ली के लिए। मुझे नहीं पता उसने कैसे अरेंज करी, पर मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स उस दिन सैटरडे को ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच गए, शाम की शताब्दी पकड़ के। मंडे मॉर्निंग मंडे शाम का टाइम था जब मैं अपने पेरेंट्स को गुरुजी के मंदिर लेके गई। मैंने कहा मंडे का दिन है, चलो आप गुरुजी के दर्शन तो कर लो इस बारी, क्योंकि मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं तुम्हारे साथ। वहां बैठे, आप जानते हैं मंदिर को, मंडे को मंदिर में नॉर्मली समोसा और लड्डू प्रसाद का प्रसाद होता है और चाय प्रसाद मिलती है। उस दिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को प्रसाद ला के दिया, उसमें समोसा और अमृति थी। और अमृति ऐसी चीज थी जो मेरे फादर को बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा। मैंने कहा देखो पापा, आप इस बार आए हो ना, देखो गुरुजी ने आपको अमृति दिला दी। हंस पड़े। एनीवे हमने लंगर खाया और जब गाड़ी में आके बैठे तो मेरे फादर ने कहा जब हम वहां बैठे हुए थे तुम्हें रोजेस की खुशबू आई थी? कहा नहीं, हमें तो कोई खुशबू नहीं आई। कहते नहीं, वहां तो सारा टाइम रोजेस की ही खुशबू थी। संगत जी, गुरुजी ने उस दिन मेरे फादर को ब्लेस किया। उन्हीं को सिर्फ रोजेस की खुशबू आई, साथ में मेरी मदर बैठी हुई थी, साथ में मैं बैठी हुई थी। हमें कुछ नहीं, कुछ फीलिंग नहीं, कुछ कोई खुशबू ही नहीं हमें आई, सिर्फ मेरे फादर को। और उन्हीं के लिए उन्होंने अमृति का भी उस दिन प्रसाद दिया। पता नहीं उस दिन के बाद मेरे फादर को क्या विश्वास आया गुरुजी में, वो हर फ्राइडे जैसे हम जाते थे वो भी जाना शुरू हो गए। पर क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी, उन्होंने कहा मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो हम उनके लिए प्रसाद घर ले आते थे। मेरे पेरेंट्स का इतना विश्वास बढ़ गया गुरुजी में कि मेरे फादर उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। उन्होंने उन्होंने कीर्तन सुनना शुरू कर दिया गुरुजी का। और 2 महीने के बाद फरवरी में मेरे गुरुजी ने मेरे फादर को अपने पास बुला लिया। बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि अचानक गुरुजी ने उन्हें एक दिन सुबह बहुत ही पीसफुल तरीके से मेरे फादर को अपने पास बुला लिया। मेरे फादर तो चले गए शरण में गुरुजी के। मेरी मदर और हम जैसे कहते हैं बहुत ही शौक में चले गए कि ये क्या कर दिया गुरुजी ने। पर गुरुजी ने मेरी मदर को पता नहीं कहां से स्ट्रेंथ दी कि मेरी मदर अकेली चंडीगढ़ में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कहती नहीं मैं ठीक हूं। हमने बहुत कहना कि आप दिल्ली आ जाओ हमारे पास आके रहो। नहीं, मेरे पास गुरुजी है ना। उनका फेथ गुरुजी में इतना ज्यादा बढ़ गया, उनसे जब भी बात करो वो कहते हैं नहीं गुरुजी इधर ही तो है, मेरे पास ही तो है, ये देखो मेरे घर में ही तो है, मेरे पास सारा टाइम मेरे पास है, तुम फिक्र मत करो मेरे पास गुरुजी हैं, मेरी देखरेख गुरुजी कर रहे हैं। और जब भी वो दिल्ली आती, उन्होंने, क्योंकि उन्हें राइट हैंड का पैरालिसिस था, राइट साइड का, उन्होंने फिर भी पैंट्री में जाके
सेवा लेनी, उनसे कुछ बर्तन तो वो धुल नहीं सकते थे, पर वो चमचे जरूर साफ करके उनको पहुंच पहुंच के चमचे, वो वाली सेवा जरूर करती थी। पर वो सेवा जरूर करती थी, कहती थी नहीं ये मैं जरूर करूंगी, मेरे साथ गुरुजी हैं और ये मैं गुरुजी के इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं सेवा जरूर करूंगी। और आज तक संगत जी उनका फेथ इतना गुरुजी में है, इतना ज्यादा, कि वो गुरुजी क्या कीर्तन सुनते हैं, जहां भी सत्संग हो वहां जा सके तो जाती हैं, नहीं तो घर बैठे ही गुरुजी को याद कर लेती हैं। कहती हैं गुरुजी मेरे पास है, उनका बस एक ही होता है, गुरुजी ये मेरे पास है, गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। मैं एक और सत्संग जरूर शेयर करूंगी, जब गुरुजी ने अंकल को एक नई जिंदगी बख्शी। मैंने जैसे आपको बताया मेरी छोटी बेटी के हॉस्टल में एडमिशन हो गई थी, और उसी साल मेरी बेटी का 10वीं का इम्तिहान था, तो मैं उसके एनुअल फंक्शन के लिए नहीं जा पा रही थी। तो अंकल ने बोला मैं चला जाता हूँ, मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ। और क्योंकि बेटी हॉस्टल में हिमाचल में थी, तो उन्होंने चंडीगढ़ से गाड़ी उठाई और वो चल दिए। रास्ते में गुरुजी का ध्यान था, कोई कीर्तन तो नहीं था गाड़ी में, पर कोई सूफी गाने थे, उन्हीं को सुनते जा रहे थे और गुरुजी को याद करते हुए जा रहे थे। वो बड़े आराम से गाड़ी कहते मैं चला रहा था। एक टर्न आता है शिमला के हाईवे से, जब आपको लेफ्ट सबातू की तरफ जाना पड़ता है। उन्होंने गाड़ी मोड़ी, उनके आगे एक जो हिल्स में छोटी वाली बसें चलती हैं वो थी, और पीछे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी। ये तीनों गाड़ियां जैसे कहते हैं एक ट्रेल में एक के पीछे एक चली जा रही थी। जैसे ही वो छोटी सबाटू की रोड इन्होंने ली, तो बस वाले ने मेरे अंकल को इशारा किया हाथ बाहर देके कि आप ओवरटेक कर लो मेरे को। अब आप हिल में ड्राइव कर रहे हैं और कोई आपको कहता है कि आप ओवरटेक कर लो, तो गाड़ी आप ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड में लेके जाएंगे, गाड़ी को स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की। तो जैसे ही अंकल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, उन्होंने देखा एकदम आगे से ऊपर एक ट्रक चढ़ता हुआ आ रहा था। अब बस, कार और वो ट्रक और अंकल की कार बिल्कुल एकदम आमने सामने थी, और बस और ट्रक के बीच में एक बहुत ही पतला सा गैप है जिसमें से कोई गाड़ी निकल नहीं सकती थी। इनको कुछ याद नहीं अंकल को, पर इनको लास्ट जो अभी तक याद है, वो कहते हैं मैंने गाड़ी को लेफ्ट घुमाया कि मैं वो गैप में से निकल जाऊं। और कहते हैं जब इनकी आंख खुली उसके बाद, तो गाड़ी बड़े आराम से स्लोप पे आराम से धीरे धीरे 5 किलोमीटर से भी कम की स्पीड पे जैसे चलती जा रही थी। इन्होंने गाड़ी रोकी और गुरुजी को याद किया, और जैसे हिल ही गए अंदर से कि ये क्या हुआ मेरे साथ। गुरुजी को अरदास करी, प्रेयर करी, गुरुजी आज क्या हुआ, ये क्या हुआ था, मैं यहां कैसे पहुंचा, हिल ऐसे, अभी तो मैं ट्रक के सामने थी मेरी गाड़ी, और मैं यहां कैसे आया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर यह जरूर था कि गुरुजी ने कुछ तो कुछ किया है आज। पर धीरे धीरे गाड़ी चला के वो स्कूल तक पहुंच गए। जैसे उन्होंने वहां गाड़ी लगाई, तो देखा साथ में ही वो स्कॉर्पियो भी खड़ी थी। तो स्कॉर्पियो में से ड्राइवर निकला और उसने बोला आज तो आपको भगवान ने बचा लिया। अंकल ने बोला हाँ वाकई पता है, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। कहता नहीं जी आपको पता ही नहीं, आज आपको भगवान ने बचाया। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ था। मैंने कहा जब वो ट्रक सामने से आ रहा था और आपने जब गाड़ी लेफ्ट में घुमाई, वो गैप में तो गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, पर आपकी गाड़ी के पहिए हवा में थे, आपकी गाड़ी के पीछे वाले पहिए पूरी हवा में थे। अब गुरुजी ने उस दिन कैसे वो गाड़ी उस गैप में से निकाली, आगे आराम से गाड़ी को रोड पे रखा, जिससे गाड़ी आराम से चलती गई, जिससे अंकल को एक खरोच भी नहीं आई,
पता भी नहीं लगा उनको, तो बल्कि याददाश्त ही नहीं है कि हुआ क्या था। उनकी मेमोरी में से वो दिन, वो समय बिल्कुल जैसे ब्लैंक आउट हो गया है। ये बहुत हैरान हुए, कहता है नहीं, गाड़ी के पहिए तो हवा में थे। वापस आए, इन्होंने बताया, हमने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आज आपने अंकल को सेकेंड लाइफ दी है, क्योंकि ये सेकेंड लाइफ से और क्या हो सकता है। कुछ महीने बाद इनको एक ड्रीम आया जिसमें इन्होंने देखा कि वो ही गाड़ी ये चला रहे हैं और साथ में गुरुजी बैठे हुए हैं पैसेंजर सीट पे, और गुरुजी इनको कहते हैं कि चल उन गड्डी मैनू दे दे। इन्होंने, गुरुजी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, देखा ड्रीम में कि गुरुजी ड्राइव कर रहे हैं, और फिर इन्होंने कहा गुरुजी गाड़ी तो पहाड़ से नीचे जा रही है। उन्होंने कहा चल ब्रेक खींच दे, फिर हैंड ब्रेक खींच दे। और कहते हैं जैसे मेरे को ड्रीम में होश आया, मैंने हैंड ब्रेक खींचा, होश आया, तो मैंने देखा गाड़ी तो पहाड़ के स्लोप में बिल्कुल नीचे खड्ड में गई हुई है, और गुरुजी भी नहीं है ड्राइवर्स वाली सीट पे। कहते हैं मैं निकला बाहर और देखा गुरुजी एक रॉक, एक मतलब ऊंची सी रॉक थी, पत्थर था जिसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं, और रास्ते में पूरे जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना इंसान के, वो पूरे रास्ते में गुरुजी तक, पूरे रास्ते में वो बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े। तो इन्होंने ड्रीम में बहुत गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या? कहते चल लाया ना उठा के सारी चीजें। और कहते हैं मैं सारे बॉडी पार्ट्स हाथ में उठा के गुरुजी के पास लेके जाता हूँ, गुरुजी ने जैसे अपने अंदर सारे समा लिए। जब हमने बहुत लोगों को ये पूछा, जो पुरानी संगत थी, हमसे भी पुरानी थी, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि गुरुजी ये दिखा रहे थे कि उस दिन उन्होंने कैसे अंकल को दूसरी लाइफ दी है, उन्होंने कैसे अंकल को उस दिन बचाया है, एक लाइफ दी उन्होंने। तो गुरुजी आपका शुक्राना भी बहुत छोटा लफ्ज है, हम क्या कह सकते हैं। गुरुजी को सिर्फ हम अपने आप को सौंप सकते हैं कि गुरुजी आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमें आगे चला सकते हैं, आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं, सिर्फ आप ही हमें आगे लेके जा सकते हैं सारा टाइम, आप ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, आप ही हमारी रक्षा करते हैं, आप सारा टाइम हमारे साथ हैं। हर रोज, हर दिन, हर रोज एक मिरेकल है संगत जी हम सबके लिए। रात को हम अरदास करके गुरुजी के सामने सोते हैं, यही उम्मीद के साथ कि गुरुजी हमें कल सुबह जरूर उठाएंगे, अगला दिन हमारा जरूर गुरुजी सही रास्ते पे हमें चलाएंगे। ऐसे ही एक बारी हम गोवा के लिए हमने ट्रिप प्लान किया। हमारे बहुत सारे गुरुजी के साथ जो मिरेकल्स हैं, वो जब भी हम बाहर निकले हैं, कहीं ट्रिप पे गए हैं, उन पे बहुत हुए हैं। गोवा का ट्रिप हमने प्लान किया, हमारा कोई लिमिटेड सा बजट था उन दिनों में, थोड़ा कैश के क्रंच था, इसलिए हमने एक लिमिटेड बजट बनाया था। अब गुरुजी ने उस बजट में हमें, जैसे कहते हैं ना, 5 स्टार का में ठहराया, हमें अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस कराया, बिल्कुल जैसे एक बहुत महंगी हॉलिडे होती है, गुरुजी ने वही एक छोटे बजट में हमें वो करवाई। हम गोवा में थे और वहां पे एक बोट राइड होती है जिसे कहते हैं बनाना बोट राइड। वो आप एक बोट पे बैठते हैं, वो समुद्र के बीच में ले जाते हैं, वहां पे वो बोट को टर्न करते हैं और आपको पानी में गिरा देते हैं, फिर आपको बोट में बिठा देते हैं वापस। थ्रिलिंग राइड होती है। मेरी बड़ी बेटी ने तो मना कर दिया, कहती मैं नहीं करने वाली ये सब, मैं समुद्र में नहीं जाऊंगी। हम 3 चले गए उसमें, बड़े एक्साइटेड राइड कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हमें बोट को टिल्ट किया कि आपको पानी में फेंकने के लिए, हम तीनों पानी में तो गिरे। जो उनके 2 बोटमैन होते हैं उस बोट में,
एक पानी में ही जंप करता है हमारे साथ ही, हमको बचाने के लिए, हमारे हेल्प करने के लिए। जैसे ही मैंने जंप किया, उसने मेरे पीछे जंप किया। उसका जो घुटना था वो मेरे सिर में लगा, और इतनी जोर से मेरे सिर में लगा कि मुझे ये पता था कि मैं पानी में ड्राउन हो रही हूं, मैं नीचे जा रही हूं। चाहे मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, पर मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं पानी के अंदर, जैसे मेरा होश, मुझे होश नहीं है और मैं पानी में और नीचे जाती जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को याद करना शुरू किया, और इतना मेरे मन में आया, क्योंकि क्योंकि मैं एक स्विमर भी हूं, मुझे इतना पता था कि अपने पैर अगर मैं चलाती रहूंगी तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ऊपर तो जरूर आई जाएगी, अगर मैं बेहोश भी होगी। मुझे धुंधला सा याद है कि मैं कब ऊपर आई। वो अंकल, मेरी बेटी बोट में जा बैठ चुके थे। मैं जब तक ऊपर आई, मुझे काफी, आई थिंक कुछ टाइम ज्यादा ही हो गया था मेरे ऊपर आने में। अब मैं एक, जैसे कहते हैं, डेड वेट की तरह हो गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। तो वो बोटमैन और मेरी बेटी दोनों ने बड़ी मुश्किल से मुझे खींच के बोट में बिठाया, वापस आ गए। सिर पे एक जैसे बम्प सा हो गया, बहुत बुरा। अंकल ने बोला भी वापस चले जाएं होटल। मैंने कहा नहीं नहीं, बच्चों का मन है, घूम लेते हैं, पूरा करके फिर जाएंगे रात को वापस। पूरा घूमे फिरे, रात को वापस जब होटल गए, काफी बड़ा बम्प था सिर में, बहुत दर्द हो रही थी सिर में, सो गई। अगले दिन सुबह थोड़ा बेटर हुई, ब्रेकफास्ट खा रहे थे तो अंकल आए, कहते हैं मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कहते रात को गुरुजी सपने में आए थे और गुरुजी के सिर पे चोट लगी हुई थी, और कह रहे मैं भाग रहा था यहां वहां, देख रहा था कि गुरुजी आपको चोट लगी हुई है सिर पे, मैं क्या दूं। कहते चल फिर गर्म पानी की बोतल या कुछ ले आ, सिर पे रख दे मेरे। मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी कि उस दिन गुरुजी ने वो मेरी जो चोट थी वो अपने ऊपर ले ली, क्योंकि गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो ट्रिप है, हमारे जो हम प्लान करके गए हैं, वो किसी तरह भी खराब हो या किसी तरह भी उसमें कोई नुकसान हो। प्लस उस दिन गुरुजी ने मेरे को भी एक दूसरी जिंदगी बख्शी, क्योंकि अगर उस दिन गुरुजी ये चोट अपने ऊपर ना लेते तो शायद मैं उस दिन वहीं डूब जाती समुद्र में, मैं शायद ऊपर नहीं आती। चाहे लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, पर फिर भी जब आपकी बॉडी में होश नहीं है तो आप पानी अंदर swallow करना शुरू कर देते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने, अगले दिन जब सपने में गुरुजी आए, गुरुजी के सिर पे चोट थी। इसका यही मतलब है कि गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर लेके मुझे बचाया। इससे और क्या ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी किसी को दे सकते हैं संगत जी। ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं गुरुजी के साथ जहां हमने कुछ चाहा और गुरुजी ने हमें नहीं दिया। हमने, एक बार मेरे को याद है, दीदी का अंकल ने फ्लैट में बुकिंग के लिए पैसे दिए, बहुत उम्मीद थी गुरुजी के आगे अरदासें करके कि इस बार मेरा पक्का आएगा। जब नहीं आया बहुत उदास थे कि भाई गुरुजी सबके निकल आते हैं, मेरे दोस्तों के निकल आते हैं, मेरा ही नहीं निकला। एक साल बाद जब जाके उन्होंने वो फ्लैट देखे, क्योंकि आके गुरुजी के आगे रोना शुरू कर दिया। कहते हैं थैंक यू गुरुजी, आपने वो फ्लैट हमें नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो फ्लैट का डिजाइन ही ऐसा था कि मैं कभी उस घर में रह ही नहीं पाता, मैं कभी उस घर में खुशी नहीं रह सकता था। जब हम कोई चीज चाहते हैं, हमें नहीं पता होता वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है,
क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमारी इच्छाएं ही रहती हैं कि गुरुजी मुझे ये भी चाहिए, गुरुजी मुझे वो भी चाहिए, गुरुजी मुझे ये भी दे दीजिए, मुझे वो भी दे दीजिए। पर गुरुजी अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें ये भी पता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें हमें पसंद है और कौन सी हमें नहीं भी पसंद है। वो ये भी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किस जगह पे हम खुश रह सकते हैं और किस जगह पे हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया कि मेरे फादर को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि उन दिनों में हम बहुत अपसेट थे, बहुत उदास थे कि गुरुजी आपने एकदम अचानक क्यों उन्हें अपने पास बुला लिया। पर कुछ समय बाद जब सोचना शुरू किया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, तो ये समझ आया कि गुरुजी ने मेरे फादर को ब्लेस करा था। मेरे फादर को अल्जाइमर शुरू हो रहा था। गुरुजी नहीं चाहते थे कि एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी इंडिपेंडेंटली, ना किसी के आगे हाथ फैला के, ना किसी से कोई मदद मांग के, ना कोई कभी बीमार हुआ कोई, उसको अगर ऐसी डिजीज में गुरुजी जिंदा रखते तो उनका क्या हाल होता, मेंटली उनकी क्या हालत होती। उन्होंने उससे उन्हें मुक्ति दी। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी ना उनपे, कि गुरुजी ने बोला कि नहीं, टाइम सही है, अभी ही जाना सही है। क्योंकि इसके आगे जो कष्ट आ रहा था वो मेरे फादर को नहीं बेयर करना चाहिए था, और बल्कि मेरे फादर की अरदास गुरुजी के आगे यही होती थी कि आप मेरी वाइफ को पहले ले जाइए, मुझे बाद में लेना। क्योंकि मेरे मदर एक साइड पैरालाइज, राइट साइड पैरालाइज थी। उनको लगता था कि वही उनकी सेवा कर सकते हैं, वही उनकी देखभाल करेंगे। तो उनको था कि मेरी वाइफ को आप पहले मेरे से उठा लेना और मुझे बाद में। पर गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं ना। गुरुजी को पता था कि मेरी मदर में इतनी हिम्मत है कि वो बगैर मेरे फादर के अपना देखभाल कर सकती हैं। पर मेरे फादर अगर अल्जाइमर की बीमारी से, उनको अगर वो बीमारी पूरी तरह पकड़ लेती तो उनका बहुत बुरा हाल होना था। मेरी मदर उनकी लुक आफ्टर नहीं कर पाती, तो इसलिए गुरुजी ने उनको पहले ले लिया। सो संगत जी, मेरी आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, बस मानो उनको। वो जो करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे। आज भी अब अपनी जिंदगी गुरुजी के आगे जैसे कहते हैं संपन्न कर दी है। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर दिस, बट सरेंडर कर दिया है हमने गुरुजी को कि गुरुजी जैसे लेके जाओगे, जहां लेके जाओगे वहां चलेंगे। आज का शब्द भी वही था कि गुरुजी आप ही करता हो, आप ही करने वाले हो। जिस रुख पे आप लेके जाओगे, जिस मोड़ पे आप लेके जाओगे वहां खड़े हो जाएंगे, जहां लेके जाओगे वहीं रहेंगे। अगर आप दोगे तो वो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप नहीं भी दोगे तो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि आप ही जानते हो हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। हमें सिर्फ जो आज की जिंदगी है, अभी का है, हम फ्यूचर प्लानिंग जरूर करते हैं। पर जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम तो सिर्फ प्रपोज ही कर सकते हैं, हम सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा मेरे को चाहिए, या मेरे बच्चों के लिए, या मेरे परिवार के लिए, या मेरे अंकल के लिए, या मेरी फैमिली के लिए, ये सब चाहिए। पर जो गुरुजी को सही लगता है गुरुजी तो वही करेंगे। और जो गुरुजी करते हैं सर आंखों पे गुरुजी, क्योंकि आप ही अंतर्यामी हो, आप ही सब कुछ जानते हो। आप मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि गुरुजी के साथ कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। देयर इज नथिंग विच इज कोइंसिडेंस विद गुरुजी।
गुरु जी सब कुछ प्लान करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड ऑर्डेन्ड बाय हिम। मैं इसका हिंदी नहीं जानती। वही प्लानर हैं हमारी जिंदगी के, वही चालक हैं, वही हमारी जिंदगी के फ्रेमर हैं, हमारी जिंदगी को फ्रेम करते हैं। और जिस रास्ते, जिस रुख पे फ्रेम करेंगे, बस संगत जी, लेट गुरु जी चार्टर द शिप ऑफ योर लाइफ। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। जस्ट लीव इट टू हिम। उन पे छोड़ दीजिए, उन्हें ही आपकी जो नैया है उन्हें ही चलाने दीजिए। वही चालक हैं, वही चलाएं तो बिल्कुल सही रास्ते पे चलती जाएगी। कष्ट आएंगे, गुरुजी कहते थे कष्ट आएंगे, कष्ट के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। कुछ कष्ट तो हमें बर्दाश्त करने ही है, कष्ट जरूर आएंगे। पर जैसे वो कहते थे, मेरे लंगर में मिर्च खाते हो ना, सू सू करके खा लेंदे हो, उसी तरह कष्ट नु भी बर्दाश्त कर लो। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच।